तो एक बार इस व्यवधान के बाद फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। और अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के द्वारा इधर जो नए ढंग के और महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रायः अनवरत हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक विशिष्ट व्याख्यान और एक विशिष्ट व्यक्ति को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं अखिलेश जी से कम हिंदी का और मुझे लगता है कि अंग्रेजी का भी, हिंदी और अंग्रेजी से या साहित्य से जिसका संबंध है, उसमें शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो। एक कहानीकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में, एक कथेतर गद्य के लेखक के रूप में, और मेरे ख्याल से हिंदी की आज की तारीख में जो सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है, नंबर 1 पत्रिका है, तब वो उसके संपादक के, यशस्वी संपादक के रूप में अखिलेश जी के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से शायद ही कोई हो जिसका भी साहित्य संस्कृति से संबंध बनता है जो परिचित न हो। मेरे लिए ये और भी विशेष अवसर है क्योंकि मैं और अखिलेश जी लगभग समवयस्क हैं, और यही नहीं, एक ही समय में इलाहाबाद में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, पापड़ बेलने वगैरह वगैरह। और किसी बड़े लेखक को बुलाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो लेखक अगर आपका व्यक्तिगत रूप से बड़ा गहरा घनिष्ठ मित्र भी हो तो ये चीज़ और भी बड़ी हो जाती है। और इस दृश्य से मैं सोचता हूँ अपने जीवन के बारे में कि और कुछ मिला हो या न मिला हो, लेकिन मुझे मित्र बहुत ही अच्छे मिले जिन पर मैं अपने से ज़्यादा भरोसा कर सकूँ। जहाँ अपने पर भरोसा नहीं होता है वहाँ पर मित्रों पर, ऐसे मित्र आपको मिल रहे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकें। ये मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मुझे मिला है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों संदर्भ हैं, एक व्यक्तिगत है लेकिन एक लेखक के रूप में, एक संपादक के रूप में आप अखिलेश जी से वाकिफ हैं। तो अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के दोबारा सक्रिय होने के बाद ये चीज़ पहले से ही थी कि अखिलेश जी को यहाँ पर आना है, और वो तो हम जब चाहते वो आ ही जाते, न भी चाहते तो उनको आना पड़ता, लेकिन करते करते अब आज ये संयोग बना है और वो आपके सम्मुख है। वो अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में, जिसका समय मोटे तौर पर इमरजेंसी या उसके आसपास से शुरू होती है, उस दौरान या उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे क्या लिखा, क्या उनके रचनात्मक लेखन में क्या बदलाव आए, इसकी वो चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये आग्रह किया अखिलेश जी से कि एक लेखक अपनी रचना के किसी अंश का पाठ करे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके लिखे को पढ़ते हैं लेकिन उसको, अपने लिखे को वो कैसे पढ़ता है, उसको सुनने का अवसर आसानी से सभी लोगों को सुलभ नहीं होता है। तो ये हुआ कि अपनी किसी एक रचना के एक अंश का अखिलेश जी पाठ करेंगे और फिर उसके बाद अपनी रचनात्मक यात्रा के बारे में वो बताएंगे। और जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि वो, उनकी एक पुस्तक है ये जो यथार्थ था, तो उसके एक अंश का वो आपके सम्मुख पाठ करेंगे, और उसके बाद फिर वो अपनी रचना प्रक्रिया के जो भी पड़ाव रहे हैं, उस रचनात्मक यात्रा के जो दौर रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये आप लोगों पर है, आप उनसे जो भी बात करना चाहते हैं या
पूछना चाहते हैं या कोई भी आपकी जिज्ञासा है तो आप उनके व्याख्यान की समाप्ति के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो इस तरह से लेखकों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा विद्यार्थियों और युवा शिक्षकों के सामने लाने की जो एक श्रृंखला हम लोग शुरू करना चाहते हैं, उसका एक तरह से ये शुभारंभ है। और इससे बेहतर और क्या हो सकता था कि उसकी शुरुआत अखिलेश जी के वक्तव्य व्याख्यान से बनी। तो मैं इन्हीं कुछ वाक्यों के साथ अपने को बाहर करता हूँ ताकि आप हों और आपके सामने अखिलेश जी हों। बहुत बहुत भाई राजकुमार जी, संजय जी और संचालन कर रहे हमारे मित्र नीरज जी, सभागार में बैठे श्री प्रकाश शुक्ल जी, विंध्याचल यादव जी, मौर्या जी, हमारे युवा दोस्त जगन्नाथ दुबे जी एवं बहुत सारे लोगों को नाम से नहीं परिचित हूँ। आप सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र एवं मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र का, कि एक ऐसा अद्भुत अवसर दिया आप सबसे रूबरू होने का, आपके बीच आने का और अपनी कुछ बातें रखने का जो मौका दिया उसके लिए शुक्रिया। और राजकुमार जी ने कहा कि बात हो रही थी कार्यक्रम के पहले, उन्होंने कहा कोई अंश भी पढ़ना है, तो मुझे लगा अगर बात रचना प्रक्रिया पर है तो एक संयोग की बात है कि मेरी एक पुस्तक है वह जो यथार्थ था, तो उसका एक अध्याय रचना प्रक्रिया पर ही मुझे याद आया कि उसमें तो रचना प्रक्रिया के बारे में ही ज़्यादातर बातें लिखी गई हैं, तो क्यों न मैं उसी का एक हिस्सा पढ़ूं, तो ये भी हो जाए कि अंश पढ़ा गया और वो विषय से संबंधित भी हो। तो मैं उसी का एक टुकड़ा जो है आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। रचना प्रक्रिया, रचना क्या होती है? एक अपना सत्य होता है लेखक का, कवि का, और उस सत्य को वो लिपिबद्ध करता है, एक कला रूप के रूप में वो लिपिबद्ध करता है। तो ये है, यहाँ से मैं उसे लिया, मैंने ये अध्याय का हिस्सा। आखिर उपाय क्या है पूर्ण सत्य को प्रकट करने का? आखिर उपाय क्या है पूर्ण सत्य को प्रकट करने का? यदि आज से 32-33 वर्ष पहले जब ये किताब लिखी जा रही थी, तो तब शायद मैं 32-33 या 34 या 40 साल की उम्र का था, तो याद करता है लेखक। आखिर उपाय क्या है पूर्ण सत्य को प्रकट करने का? यदि आज से 32-33 वर्ष पहले मैं कस्बे और स्वयं के विषय में लिखे इन्हीं विवरणों को बताता तो उनका स्वरूप क्या होता? ये पुरानी जगहें, घटनाएं, लोग, अनुभूतियाँ तब इतनी पुरानी न थी, वे समय की गर्द से ढकी भी नहीं थी, समय की बारिश से उनके रंग भी नहीं उड़े थे, तब वे ताज़ा थीं और चमचमा रही थी। लेकिन 2, 3, 4, 5 या 6 वर्ष का मैं उन्हें उनकी पूरी समरूपता के साथ नहीं बता सकता था। सच यह है कि मैं कुछ भी न बता पाता, 2-4 पंक्तियों में कुछ गूंगा करता, मगर वे किसी काम की न होती। तो अनुभव को प्रकट करने के लिए उस अनुभव से भी ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है? कहा जा सकता है कि अनुभव से ज़्यादा महत्व अनुभव की याद का होता है, अभिव्यक्ति की दृष्टि से। क्योंकि जब कोई अनुभव होता है तो वह हमारे इंद्रिय तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का कबाड़ होता है। उस समय इतनी मोहलत नहीं होती कि आप उसकी सूक्ष्म अंतर्ध्वनियों को और उसकी रेखाओं, रंगों को पहचान कर सकें।
कहने में कोई हिचक नहीं कि तुरंत तुरंत ग्रहण किए हुए अनुभव को भी बयान करने के लिए आपको प्रभावों के कबाड़ में से कुछ ढूंढना पड़ता है, उसे तरतीब देनी पड़ती है। जाहिर है यह काम बिना पूर्व के अनुभवों के अभ्यास के से संभव नहीं है। कहने का अर्थ कि अनुभव के याद में रूपांतरित हुए बिना उसका बयान मुमकिन नहीं। यदि चीनी है, वह याद चीनी है। मेवे, दूध, आँच से बनी खीर में चीनी न होने से जो होता है, वही अनुभव, कल्पना, विचार, संवेदना से बनी रचना में याद के न होने से होता है। याद नमक है, दाल में नमक न हो तो, लेखक कवि के पास स्मृति न हो तो, फिर हम बड़े होने पर प्राप्त अनुभवों पर कभी कभी सुंदर कैसे लिख लेते हैं। समसामयिक घटनाओं, चरित्रों पर अच्छी कहानियों, कविताओं, उपन्यास का सृजन कैसे हो जाता है कभी कभी। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि स्मृति के बिना नहीं होता है वह। जो रचनाएं याद के बिना रची जाती हैं, वे दो कौड़ी की क्षणभंगुर अखबारी होती हैं। अच्छी सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है कि आप अपने समसामयिक घटनाओं, चरित्रों, अनुभवों को याद की नदी में फेंक दें। उसमें नहाकर जब वे रचना में लौटेंगे तो साफ सुथरे, भीगे हुए, स्फूर्त, गतिशील होंगे और इनमें नदी नहाने का पुण्य भरा होगा। जैसे नदी का जल उस नदी के दूर दूर तक के जल से जुड़ा होता है। जैसे बनारस की गंगा का पानी हरिद्वार की गंगा के पानी को छूता है, वैसे ही स्मृति में स्नान करने पर अनुभव अनंत अनुभव से जुड़ जाते हैं। याद कुछ और भी है। वह अनुभव को संवेदना तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है। संवेदना अनुभव का स्वर्ग है और स्वर्ग तक उसे पहुंचाती है स्मृति की सीढ़ी। यह बढ़ई की बनाई हुई सीढ़ी नहीं है जिसके कि सभी चरण बराबर और तरतीबवार हैं, जिसके चरणों की गिनती की जा सकती है। इस पीढ़ी में तो वे असंख्य हैं। पहला चरण यहाँ है तो अगला वहाँ, यह पूरब में है तो वह पश्चिम में, 12वीं सीढ़ी उजाले में है तो 14वीं घोर अंधकार में है। तो एक खोह में जैसे असंख्य यादें हैं, नक्षत्र हैं, वैसे ही अनगिनत चरण हैं इस सीढ़ी के। संचित अनुभवों को ही अमूमन स्मृति माना जाता है। कौन ऐसा है जिसके पास संचित अनुभव या स्मृति नहीं है? फिर सभी कविता, उपन्यास, कहानी क्यों नहीं लिख पाते? यहाँ तक कि संस्मरण लिखने को कहा जाए तो क्या सारे पढ़े लिखे लोग संस्मरण लिख लेंगे? नहीं। तो स्मृति के होते हुए भी क्यों असंभव या मुश्किल हो जाता है लिखना? लिखने के लिए लेखक होने के लिए जरूरी है वह रसायन जो स्मृति को अनुभव बनाते हैं। अनुभव जो स्मृति बन चुका था उसके पुनः अनुभव बन जाने की कला ही रचना है। अनुभव तक की इस यात्रा में स्मृति एक पड़ाव है और वहीं पर होती है सारी की सारी कीमियागिरी। इस प्रक्रिया के बारे में मुक्तिबोध ने अपने एक निबंध में कहा है कि बाह्य को आभ्यंतरीकृत अवस्था और आभ्यंतरीकृत होने के बाद पुनः उसका बाहर प्रकट होना ही रचना है। अनुभव जब थक कर निढाल हो जाते हैं तो स्मृति बन जाते हैं। स्मृति अनुभव का विश्राम है। सामान्य लोगों में स्मृति की नींद नहीं टूटती, पर कलाकार स्मृति को जगा देता है। स्मृति जाग जाने पर पुनः अनुभव बन जाती है। रचना में मौजूदा अनुभव और स्मृति से पृथक भी बहुत कुछ दाखिल हो जाता है। वे क्या चीज़ें हैं? वे स्मृति के स्वप्न हैं। हमारे वर्तमान की हलचलें रूप बदलकर स्मृतियों के स्वप्न में प्रवेश करती हैं। स्मृतियों के रहस्य लोक में जाकर हमारा वर्तमान यथार्थ का भविष्य बन जाता है। स्मृतियाँ उनको अपनी पलकों में बंद कर, मुट्ठी में छिपाकर और सिर पर ढोकर लाती हैं और रचना को दे देती हैं। और जिस रचना में स्मृतियों की उक्त सौगात जितनी ही ज़्यादा होती है वह उतनी ही श्रेष्ठ होती है। स्मृति से रचना उत्कृष्ट बनती है, लेकिन यदि उसमें स्मृतियों के उपहार भी आ जाते हैं तो रचना महान बन जाती है। अनुभव, स्मृति के उपहारों का विविधतापूर्ण संसार है रचना। मेरे ख्याल से पर्याप्त अंश, तो यह अंश हुआ। और अब आते हैं विषय पर जिसके लिए भी बोलने का निर्देश हुआ है। विषय दिया गया था साहित्यिक संस्कृति और रचना प्रक्रिया।
तो जब ये पत्र मिला तो मैंने पूछा भी राजकुमार जी से भी, संजय जी से भी, ये साहित्यिक संस्कृति और रचना प्रक्रिया ये एक नज़र में देखने पर जुड़ता हुआ विषय नहीं है। यानी साहित्यिक संस्कृति एक ऐसा, जब संस्कृति का सवाल हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की उपस्थिति रहती है, एक पूरा जीवन, एक पूरा समाज, एक पूरी एक सभ्यता उसमें उपस्थित रहती है। और लेकिन जब रचना प्रक्रिया एक लेखक का नितांत निजी क्षण होता है, उसका अंतर्लोक होता है, तो एक तरफ एकल है, एक तरफ पूरा समाज है। तो मुझे लगा कि भाई इसमें अंतर संबंध जो है वो उतना दिख नहीं रहा है। लेकिन एक रचनात्मकता, बौद्धिकता वही होती है जब एक विशृंखल सा लगे कुछ, और उसमें जो सूत्र जुड़ते हैं उसकी तलाश की जाए। ये कठिन काम है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम विज्ञान में भी बहुत सारे आविष्कार, एक महान रचनाएं, एक महान कविताएं, पेंटिंग, एक दुनिया की जो श्रेष्ठतम चित्र होंगे, पेंटिंग होगी, तो वो क्या है कि एक नज़र में, पहली नज़र में एक साथ साथ या परस्पर अन्वित की स्थितियाँ नहीं दिखाई पड़ती होंगी, लेकिन एक कलाकार के हाथ में जब पहुँचती है तो वह उसे पहचान लेता है कि इसकी अन्विति कहाँ है। शायद एक अन्वित की तलाश ही एक बौद्धिक उद्यम है, जिसके जरिए बहुत सारी रचनाएं लिखी गईं और बहुत सारे कलाएं लिखी गई, चित्र बनाए गए, संगीत आया, नाटक आया। जैसे कविता में, अभी मैं इसी में शायद 2 कविताएं मैं देख रहा था, अभी फिर से आपको मैं बताता हूँ इसी पे। जैसे एक देवी प्रसाद मिश्र की कविता है, खिड़की के बाहर और भीतर भी साथ साथ चलता था अंधेरा, साथ साथ दौड़ने की कोशिश करता था एक कुत्ता, एक सियार, एक पक्षी और एक संशय। अब ट्रेन चली जा रही है और उस यात्रा में अब खिड़की के बाहर और भीतर भी साथ साथ चलता था अंधेरा। तो आप देखिए, इसमें बाकी चीज़ों की आप तो अनुमति मिल जाएगी, लेकिन एक ट्रेन के साथ साथ संशय भी चल रहा था। ऊपर से आपको लगेगा कि ये कोई इसमें तारतम्य नहीं है, और वही पोइट्री जो एकदम से जो तारतम्य को थोड़ा खंडित, अगर तारतम्य दिख रहा हो तो उसे विखंडन कर दे उसका, और जहाँ नहीं है वहाँ तारतम्य जोड़ दे। शायद इन्हीं 2 प्रयासों से एक रचनात्मकता जन्म लेती है। तो ये जो विषय है साहित्यिक संस्कृति और रचना प्रक्रिया, तो जहाँ एक तरफ समूह है, एक सभ्यता है, देश, राष्ट्र, दुनिया है, संस्कृति में एक पूरी कम्युनिटी होती है, लेकिन और दूसरी तरफ रचना प्रक्रिया ये एक तरफ एकल। तो लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यिक संस्कृति एक लेखक की रचना प्रक्रिया को गाहे बगाहे या रोज़ाना भी कह सकते हैं, या रोज़ाना मतलब हमेशा प्रभावित करती ही करती है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस समय की साहित्यिक संस्कृति जो थी, लेकिन उसके पहले के लोग ज़बानी भी बताते थे या उनके विवरण, तमाम विवरणों संस्मरणों में पढ़ा। जैसे आज एक प्रिंट बहुत आसान चीज़ हो गई है, और डिजिटल प्रिंटिंग आने से और भी आसान हो गई है। आप कोई किताब 10 प्रतियाँ 5 प्रतियाँ भी छपा सकते हैं, जब और ज़रूरत हुई उसी का आगे भी आप छपवा सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा था कि उर्दू में तो बहुत बाद तक चला कि उसकी किताबत होती थी। अब किताबत होती थी तो उसको हाथ से लिखा जाता था, कितनी पांडुलिपियाँ, वह भी एक हमारी साहित्यिक संस्कृति। अगर एक बहुत पहले आप जाएं तो हाथ से लिख करके, और मुझे याद है कि जब हम लोग लिखना पढ़ना शुरू किए उस समय भी एक मशीन आती थी, मैं भूल गया उसका, हस्तलिपि पत्रिकाएं बहुत सारे लोग निकालते थे। तो एक अगर यात्रा देखें जो साहित्यिक संस्कृति की, तो वह भी अपने समय समय पर बदलती रही है। बाबा नागार्जुन जैसे जो हिंदी के सबसे बड़े कवि, आज़ादी के बाद के सबसे बड़े कवियों 2-3 में से एक,
उनका मैंने एक संस्मरण पढ़ा, वो शमशेर जी को चिट्ठी लिख रहे थे। आज जितनी आसानी से प्रिंट हो रही हैं किताबें, तो शमशेर जी को उन्होंने एक पत्र लिखा और लिखा तो शमशेर जी ने पहले लिखा था कि भाई ये किताब संग्रह कोई छप नहीं रहा है, कैसे छपवाएं, कविताएं तो हो गई हैं, ये कैसे छपेंगे। तो नागार्जुन बताते हैं मेरी भी नहीं छप रही थी, मैंने तो खुद ही छाप करके और झोले में रखा रहता हूँ। ट्रेन से मैं जो सफ़र करता हूँ, जो मिलता मैं बेचता हूँ ट्रेन में उसे। तो एक वहाँ से आज हमारे तमाम युवा कवि हैं, लेखक हैं, उनकी कविताएं छपती रहती हैं और किताब भी बड़ी आसानी से छप जाती है। लेकिन एक ऐसा दौर था कि इतना बड़ा कवि, मुझे जहाँ तक लगता है केदारनाथ अग्रवाल एक लंबी यात्रा कविता की कर चुके थे, उनका कोई संग्रह नहीं आया था। तो एक ऐसी साहित्यिक संस्कृति से यात्रा शुरू आज तक का देखें आप, तो डिजिटल प्रिंटिंग है तो आज बहुत आसान हो गया है। प्रकाशक भी इतने सारे हो गए हैं, वो खुद ऑफर करते रहते हैं पांडुलिपियाँ, और सेल्फ पब्लिशिंग आ गया है कि आप सेल्फ पब्लिशिंग किसी पोर्टल पर जाकर सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं। तो क्या इन चीज़ों का कोई हमारी रचना प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है? मैं कहना चाहता हूँ कि पड़ता है, लेकिन मैं कुछ और ब्यौरे, कुछ और वृत्तांत आपके सामने बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग जब इलाहाबाद में थे, श्री प्रकाश जी भी उसी के आगे पीछे थोड़ा थे, तो बहुत फर्क नहीं आया था। हमारे विश्वविद्यालय में सत्यप्रकाश जी, हम सत्यप्रकाश मिश्र जी, राजकुमार जी बताएंगे, तो हम लोग साथ ही पढ़ते थे वहाँ पर। तो और एचओडी हुए सत्यप्रकाश जी, दिवंगत हो गए, बहुत प्रखर मेधा के, और वो साइकिल से आते थे विश्वविद्यालय में। अधिकतम अध्यापक, प्रोफेसर वो साइकिल से आते थे। गोष्ठियाँ होती थी तो जहाँ भी गोष्ठियाँ होती थी, किसी घरों पर भी प्रायः गोष्ठियाँ होती थी। आज की तरह सभागार में अनिवार्य रूप से सभागार में भी होती थी, लेकिन वो गोष्ठियाँ जो हैं वो घरों में होती थी। दूधनाथ जी के घर, मार्कंडेय जी के घर बटता था। एक गोष्ठी आज इनके घर हुई तो दूसरी गोष्ठी उनके घर हुई। वो चाय वाय पिला देते थे अपना, जो है घरों में रहती थी तो कुछ खाने पीने का भी युवा लोगों को मिल जाता था। ऐसे तो सभागार में खाली चाय वाय मिलती थी, वो हो सकता है वो भी न, हाँ वो भी शायद नहीं मिलती थी। तो उसमें जो है गोष्ठियों में तमाम युवा लोग आते थे, जो है हम सब लोग युवा ही थे। और सब साइकिल स्टैंड, कोई पैदल चला आता था कटरा से, मान लो गोष्ठी अगर लूकरगंज हो रही है तो ऐसे भी थे, पैदल चले आते थे 7 किलोमीटर गोष्ठी में। तो और बड़ी, लेकिन इतनी कठिनाई के बावजूद बड़ी तीखी बहसें होती थी। ये दौर था जिसमें अपने सामने अपने वरिष्ठतम जो आपके रचनाकार, अग्रज रचनाकार हैं, अगर उनकी रचना से आपकी असहमति है तो मुखर होकर के आप उसे बोल सकते थे, अपनी असहमति दर्ज कर सकते थे। और हम लोग तो आशकी जी जैसे इतने बड़े लेखक, आशकी जी उम्र में भी बहुत बड़ा फासला होगा, लेकिन उनसे भी कई बार भिड़ंत हुई। तो ये एक बौद्धिक दुनिया थी। चाय घर, काफ़ी हाउस में गहमा गहमी रहती थी। एक शुक्रवारी संध्या काफ़ी हाउस की चलती थी, जिसमें शुक्रवार के दिन मार्कंडेय जी, अमरकांत जी, भैरव जी, मतलब सारे लेखक जो है, ज़्यादातर लेखक जो है वहाँ पर इकट्ठा होते थे। और हम लोग देखते थे उनको। शाही साहब आते थे, सिगरेट पीते रहते थे, चाय काफ़ी पीते रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सब लोग उनको सुनते थे, शाही साहब को। तो ये एक वह दौर था और बहुत पुराना। ऐसा नहीं कि आज लगता है कि जैसे कोई पिछले 2 सदी पुरानी बात, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत, ये 30 साल पुरानी बात होगी। तो 30 साल में दुनिया कितनी बदल गई। तो उस समय जब ये होता, लोग पहुंच जाते थे, हम लोग हॉस्टल में दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, कविता लिखी तो भाई दूसरे दोस्तों को आज सुनाना चाहता हूँ काव्य पाठ, तो मजाक करते थे, भाई समोसा चाय तो चलना ही चाहिए, तभी तो सुनेंगे तुम्हारी कविताएं, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो उसका भी इंतजाम होता था। और तो ये एक सीन था। दिल्ली के आप कॉफ़ी हाउस को आप देखें, ये यहाँ का कॉफ़ी हाउस लखनऊ का था। आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया, और ये इंदिरा गांधी के पति
फिरोज गांधी, वह भी, और नागर जी कम आते थे, लोग बताते हैं, यशपाल जी, भगवती बाबू, सब लोग आते थे। क्या सीन था। तो अब तो एक रचना प्रक्रिया में एक मतलब वो बार बार सुधार भी होता था कि आप लिखता था लेखक, और शायद ही कोई रचना इतनी जल्दी छपती हो, तो लिखता था और वो सुनाता था, पढ़ने को देता था, पाठ होता था, उस पर जो राय आती थी उसको लेकर के फिर तो उसको ये लगता था भाई ये दृश्य आपके कुछ पाठक होते थे कि आपकी रचना अमरकांत जी पढ़ेंगे या विजय देव नारायण शाही पढ़ेंगे, और वो आप पढ़ाते भी थे उनको, तो एक फर्क होता था। तो आप बड़ी मशक्कत एक रचना के, मैं तो खुद, मेरा तो तब का अभ्यास है, मैं तो 3-4 ड्राफ्ट किए बिना तो मन ही नहीं मानता है। लेकिन आज जो स्थिति है कि आप अच्छा वो मेहनत लग, जैसे भाई अब डाक से इसलिए नहीं भेजते थे कि मतलब हाथ से टाइप कराए, या तो हाथ से उतरे ड्राफ्ट लिखें, फोटोकॉपी भी तब उतनी प्रचलन में नहीं थी, तो हाथ से कौन आदमी इतना लिखने जाएगा। तो लेकिन आप देखिए ईमेल आ गया, अब व्हाट्सएप आ गया, फोटो खींचा आपने भेज दिया, ये पीडीएफ बना के भेज दिया, तो अब आपके सामने अदृश्य पाठक अधिक, अदृश्य, और तुरंत आपको पहुंचा देने की क्षमता हासिल हो चुकी है। तो ऐसे में अब जो एक रचना प्रक्रिया में जो बार बार का ड्राफ्ट होता था, जो है अब बार बार का ड्राफ्ट जो है वो खत्म जैसा हो गया। आज लिखा आपने, कल वो छप गया, या आज ही छप जाता है बहुत बार जो होता है। और मुझे नहीं लगता कि आपने फेसबुक पर डाल दिया कविता को, या किसी पोर्टल पर दे दिया, ब्लॉग पर दे दिया, वेबसाइट पर दिया तो छप जाती है वो कविता। दूसरी तरफ अब तो जो कहा जाता है एडिटर नहीं है, तो ये एडिटर ही होते थे, जो हमारे दोस्त लोग होते थे, हमारे बुजुर्ग जो रचनाकार होते थे, वो एडिटर भी होते थे। वो सिखाते थे कि भाई ये इसमें यहाँ ये खोट है। जैसे खुद मुझे याद आता है कि मैं कहानियाँ लिखता था, तो उसमें जब शुरुआती दौर की जो कहानियाँ थी, तो मैं जैसे होता है ये दृश्य है, मुझे लगता था अच्छा उसकी बात कहनी, तुरंत एक स्पेस दिया, चौखटा बनाया और अगले दृश्य पर चला गया, और फिर तीसरे दृश्य पर तो जंप कर जाते हैं, मतलब रचना जो है वो जंप कर जाती थी। तो मैंने अमरकांत जी को सुनाया, हमने कहा सुन लीजिए। अब देखिए इतने बड़े बड़े लोग थे, लेकिन कैसे हम लोग कितना रचना सुनाने के सम्मान भी उनका बहुत करते थे। हम सारे लोग अपने अग्रजों का बहुत सम्मान भी करते थे, डरते भी थे, लिहाज भी करते थे, लेकिन रचना सुनाने के मामले में वो भी सुनाते थे। भाई हम लोगों की क्या क्षमता थी, लेकिन अमरकांत जी ने उनकी बहुत सारी रचनाएं, कालिया जी ने, ममता जी ने, भैरव जी ने बहुत सारी रचनाएं सुनाई। क्या अच्छा मैं पहुंच गया तो सुनाते थे वो, तो वो सिखाते थे। उन्होंने कहा कि देखो चौखटा जो बना करके तुम ये सोचते हो कि ये तो कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन कहानी का एक भीतरी निरंतर्य होता है, एक आंतरिक निरंतर्य होता है कहानी का। तो ऐसे तो उसको उस लॉजिक से जब आप बढ़ोगे तो फिर उसी दिशा में जाना पड़ेगा। अब तुम क्या सोचते हो चौखटा बना करके फिर अगली बात कर दो, अगले 8 पन्ने लिख दिए तो कहानी हो गई। तो ये तरीका नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं लिखा, एक मेरे दोस्त थे, मैंने अपना उपन्यास एक लिखा था, और शायद उस वाक्य ने मेरी दिशा ही बदल दी। वो दिशा ये बदल दी कि मैं लिखता था, जैसे मैंने लिखा, और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तो उसने कहा कि भाई ये तो सब कोई लिख देगा, आग बबूला हो गया, आप क्यों गुस्से को आग बबूला या क्या है, जीते जी मक्खी क्यों, मक्खी नहीं निकल सकता। कोई कहा ये तो हर कोई लिखेगा। हमने कहा ये तो मुहावरा है। तो कहा मुहावरों की इजाद जो है वो इसीलिए हुई थी कि जो एक सामान्य, जैसे आप कहते गुस्सा, वो बहुत क्रोध में आ गया। जब आप कहोगे बहुत क्रोध में आ गया तो क्रोध नहीं प्रकट होगा, क्योंकि 1000 बार, लाखों बार इस वाक्य को क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे ही लिखा गया है। तो हमारे मुहावराकारों ने इजाद किया कि भाई उसको कैसे लिखा जाए, कि भाई नए ढंग से कैसे लिखा जाए, मुहावरे हुए। फिर मुहावरों ने भी बार बार इस्तेमाल करके उनकी क्षमता खत्म हो गई अर्थ को प्रांजल बनाने की, या उसे एक नवोन्मेष देने की जो है, तो वो क्षमता खत्म हो गई। तो अब कैसे होगा,
तो अब जो है आपको नया कैसे उस चीज़ को नए ढंग से लिखा जाए। तो एक भाषा क्या खेल कर सकती है, भाषा को कैसे बरजना चाहिए, इसकी भी तमीज एक सामूहिक पाठ से ही मिली, किसी की प्रतिक्रिया से मिली। तो ये आज क्या है कि जैसे पहले आज की स्थिति में है, जैसे कोई लिखना होता है, कोई चीज़ हम लोग लिखते हैं, आज की संस्कृति जो साहित्यिक संस्कृति है उसमें लिखा जाता है। तो लिखते समय क्या होता है कि कोई चीज़ जैसे आपको कोई दृश्य की कल्पना मतलब आया कि भाई ये तुरंत आप गूगल सर्च करते हैं और फोटो भी उसकी आ जाएगी। मान लीजिए नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ की फोटो आ जाएगी, आप बता दोगे कि उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं, उसके लाभ ऐसे होते हैं। तो लेकिन अब जो नीम का पेड़ जिन स्मृतियों से भरा हुआ है कि उस पर कैसे झूला पड़ता था, या उस पर सुबह सुबह क्या क्या दृश्य, कोई उस पर कैसे पक्षी आ जाते थे, या आम के पेड़ पर, तो वो जब वो मेमोरी का हिस्सा होता है। तो ये जो आप आज अगर आप केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हर लेखक करता है, लेकिन वो तुरंत पकड़ में आ जाती है। अगर उसका आप रूपांतरण नहीं करते हैं तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती है टेक्नोलॉजी जो है वो। तो ये ऐसा फिर तो ये जो सूचनाएं जो रहती हैं उसमें मैंने कहा ना कि उसमें मेमोरी नहीं होती है, उसमें स्मृति नहीं होती है। और जिस चीज़ में स्मृति नहीं होगी तो वो इतना ही उपयोगी होता है गूगल या तकनीक से जो आप सूचना प्राप्त करते हो कि आपकी मेमोरी को जगा दे। चूँकि आपने देखा होगा कि आप भूल चुके हैं किसी चीज़ को, एक पेड़ को आप भूल चुके हैं, एक वृक्ष को आप भूल चुके हैं कि भाई, लेकिन जैसे ही आप जब उसे सर्च करेंगे और उस पेड़ की इमेज आपके पास आएगी, जैसे वो इमेज आएगी आपके पास, आपका जग जाएगा वो पेड़, उससे जुड़े किस्से, उससे जुड़ी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में कौंधने लगेंगी। तो हमेशा हमें ज्ञान को इस्तेमाल उसे पूर्ण समझ करके एक रचनाकार के लिए, एक लेखक के लिए ये ज़रूरी होता है कि वह आपके संचित जो अनुभव हैं, जो स्मृतियां हैं, जो नॉलेज आपके पास पहले से है, जो आपकी विस्मृत हो चुका है, उनको जगा दे जो है। तो ये उपयोग, लेकिन अगर उसी को पूर्ण समझ करके कि वही संपूर्ण है, तो वो लिखा। आज ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो गूगल राइटिंग हैं, आपने गूगल से सर्च किया, और अब तो हो सकता है जो ये नई क्या उसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो अब तो अभी किताबें भी उसने खुद अभी एक आप जगह मैंने पढ़ा था, उसकी मदद से उसने 8 किताबें लिखी और पब्लिशिंग भी किया और बेच भी लिया उसकी मदद से, जो है कुछ पैसे भी $800 है कितना कमा लिया। तो एक नए युग में दाखिला, वो अलग एक संस्कृति जो बनेगी, उसमें हमारे साहित्य की क्या जगह होगी, हमारे चीज़ों की क्या मूल्य होगा, क्या संवेदना, कौन सी चीज़ें रिलेवेंट हो जाएंगी, कौन सी चीज़ें इररिलेवेंट हो जाएंगी, इन सब की पड़ताल, वो भी एक संस्कृति का सवाल है। वो रचना प्रक्रिया को प्रभावित करेगा ही करेगा। जैसे लैपटॉप के आने से या कंप्यूटर पर जब हिंदी टाइपिंग का आगे ना, कि आप रोमन में आप करते हो और हिंदी में टाइप होता जाता है, तो एडिटिंग का सेंस जो है, जैसे हाथ से, मैं याद करता हूँ कि एक दौर था कि हाथ से लिखते थे हम लोग। अब हाथ से लिखते थे तो उसमें समस्या ये होती थी कि उसमें काटना है, बदलना है, फिर लिखा आपने, फिर लिखा, तो वो बड़ा समय लगता था और बहुत बार चीज़ें अभ्यस्त नहीं हो पाती। जाहिर है कि आपकी फिर उसके बाद आया ये जब टाइपिंग आ गई, तो मेरे जैसा आदमी जो, मुझे लगता था मैं तो कभी टाइप कर ही नहीं पाऊंगा, और हम लोग चूँकि आती नहीं थी टाइपिंग, तो इसलिए बहुत सारे उसके सिद्धांत बनाते थे बड़े काव्यात्मक कि ये हाथ और जब तक कलम, कागज से जब तक हाथ और कलम का स्पर्श नहीं होगा, टच नहीं होगा, तब तक तो संवेदना ही नहीं निकलेगी। लेकिन आज सारे लोग कर रहे हैं, हम मेरे जैसे लोग भी कर रहे हैं ये काम जो है। तो ऐसे ही जैसे प्रिंटिंग का था कि माना जाता था कि
हम सारे लोग बोलते थे साहब किताब से एक खुशबू आती है, किताब से एक खुशबू आती है, और उस खुशबू के बगैर जो है वो मतलब पढ़ने का ही आनंद नहीं है। फिर अब मैं ही हूँ, अब तलबों के लिए मेल पर जो भी रचनाएं आती हैं, तो अब तो ये हो गया कि मोबाइल पर ही पढ़ लो, ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। लैपटॉप तो खोलना पड़ेगा या आपके हाथ में आता है। तो चीज़ें और ये सारा परिवर्तन जो है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारी रचना प्रक्रिया पर कहीं अच्छा प्रभाव डाल रहा है, कहीं वो बुरा प्रभाव भी डाल रहा है। अब एडिटर जैसे ये सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक, तो अच्छा भी है, बहुत सारा आपको साहित्यिक संस्कृति के बारे में जानकारियाँ आ जाए। जैसे वहाँ पर हमारे लखनऊ में पहले का दौर था, ये डॉक्टर, अरे ये युग चेतना निकालते थे, डॉक्टर देवराज जी सवेरे टहलने निकले और एक्सीडेंट हुआ, मर गए। आप समझिए 3 महीने वहीं लखनऊ में किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि उनका निधन हो गया, है ना। किसी को पता ही नहीं चला उनका निधन हो गया। बंद कर, काट दीजिए कि किसी को पता ही नहीं चला कि उनका निधन हो गया जो है। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। कोई एक गुमनाम सा, वो तो मशहूर आदमी थे, आज एक गुमनाम सा या कम चर्चित या कोई भी हुआ तो वो खबर तो पहुंच जाती है। तो ये गहमा गहमी एक जोड़े रखने का भाव ये हमारी साहित्यिक संस्कृति में आया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि जो आमने सामने का संवाद होता था, जो मिलते थे, मिलने से जो एक प्रश्न और प्रतिप्रश्न, एक कितने लोग काफी हाउस से ही कितनी चीजें सीखे होंगे जो है, और जो एक उष्मा होती थी मिलजुल करके, आज जो है वो चीजें आमने सामने की चीजें लगातार छेड़ होती चली जा रही हैं। कोई मतलब मसलन एक आवाज में भी शक्ति होती है, बोलने में, जैसे पहले होता था ना बोल करके, आजकल भी देखिए बहुत सारे कोर्सेज जो है बोल करके, क्योंकि माना जाता है बोलने से आपके भीतर अधिक पहुंचता है। लेकिन अब बोलना कम होता जा रहा है, यानी कि जो टेलीफोन पर आ गया, तो ये होता था मिलना तो नहीं, लेकिन टेलीफोन पर तो बातें खूब होती थी। अब वह भी कम हो गया। अब व्हाट्सएप, आदान प्रदान, मेल पर अब चीज़ों को दीजिए। तो एक तरफ से लगता है फेसबुक के संसार में कि ये सोशल मीडिया के संसार में कि हमारे तो 5000 दोस्त हैं। अब जहाँ ये मुहावरा जिस समाज में रहा हो कि जिंदगी में एक भी दोस्त मिल जाए तो जिंदगी जन्नत हो जाती है, अब यहाँ 5-5 हजार दोस्त लिए लोग टहल रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी जन्नत हुई कि नहीं हुई? ये 4000 दोस्त लिए घूम रहे हैं वो, लेकिन जिंदगी जन्नत हुई कि नहीं हुई? अब ये इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन तो एक आभासी जो आपको आभास होता है कि आपका संसार आप बहुत सामाजिक हो, आपके पास बहुत बड़ा दायरा है, तो लेकिन आप कहीं एक अकेले पढ़ते जाते हो, आपको समझने वाला नहीं है, आप भी लोगों को समझने की क्षमता आप होते चले जाते हैं, और वह आपकी रचना में ध्वनित होगा। रचना में जो एक जिंदगी का कोलाहल होना चाहिए, कलरव होना चाहिए, जो कोहराम भी, ये हम कोहराम भी शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे तमाम दिग्गज दुनिया के लेखक हैं, उनके यहाँ इस जीवन संसार का कोहराम मिलेगा आपको जो है। तो रचनाओं में भी आप देखिए, मैं तो कविताएं पढ़ता हूँ तो बड़ी वो पर्सनलाइज ज़्यादा होती चली जा रही हैं कविताएं। आप है जैसी शायरी जहाँ आज की कविताओं को आप तमाम पढ़ें तो आप देखेंगे जो फैज़ जो एक प्रेम को भी, दुनिया के तमाम बड़े लोगों ने प्रेम को भी, प्रेम पर नज़में लिखी, कविताएं लिखी, शायरी लिखी, लेकिन उसे एक दुनिया की अपनी आवाज़ भी बना दिया, जो है प्रतिरोध, प्रोटेस्ट की आवाज़ बना दिया। लेकिन आज बहुत सारी प्रेम कविताओं की बड़ी बसंत आया रहता है। हमेशा आप सोशल मीडिया पर कहीं देखें तो हर कोई अपने प्रेम पर लिखता है। लिखिए, अच्छी चीज़ है प्रेम पर लिखा, लेकिन उसमें
जो है ना सिमटे तो क्या है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का बस इतना फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है। तो ज़माने की कहानी नहीं बन रहा है, ज़माने की कविता वो नहीं बन पाती है, मेरा ये कहना है। और जब तक एक लिटरेचर में या किसी भी कला में जब तक वो कहीं न कहीं एक आत्म का विस्तार नहीं शामिल होता है, एक निजत्व का जो है वो एक विस्तृति नहीं आती है किसी रचना में, तब तक मुझे लगता है कि वो अपनी सिद्धि, अपने होने का, अपने अस्तित्व का कोई कारण नहीं जुटा पाती है जो है। इसके अलावा रचना प्रक्रिया पर भी थोड़ी बातें करना चाहूँगा। एक रचना प्रक्रिया का एक स्थूल बातें करना चाहूँगा कुछ, और सभी लोग करते मोटे तौर पर। पहले रचना प्रक्रिया में जैसे बड़ा रुचि लेकर के लोग जानना चाहते हैं कि भाई वो कैसे लिखते थे, तो प्रेमचंद पता चला कि वो एक डेस्क ऐसे रखते थे, हम लोगों ने पढ़ा है, और डेस्क पर जैसे मुनीम की जो डेस्क होती है ऐसी प्रेमचंद की डेस्क होती थी, उस पर बैठ कर लिखते रहते थे वो। एक तमाम इतनी सारी महान किताबें, उपन्यास उन्होंने उस तरह लिखे। अब नागर जी, अमृतलाल नागर जी के बारे में कहा जाता था वो बिना भांग का गोला खाए वो लिख ही नहीं सकते, वो भांग खा करके लिखते थे। अब बाद में तो इतनी स्थिति हो गई कि वो भांग खाते थे और बोलते थे। अब माना जाता कि भांग आपका कंट्रोल खत्म कर देता है, लेकिन वो अमृत और विष और ये जो मानस का हंस वगैरह सब वो, और उनके लिपिक भी जिसको बोल के जब लिखाते थे, आप लिपिक के नाम पर भी आप चौंकेंगे। उनके लिपिक होते थे मुद्रा राक्षस, वीर राजा, और उनके लिपिक थे थोड़ा, तो ये सब वो लिखाते थे। अब जैसे कोई आदमी मंटो के बारे में था कि भाई वो कहानी कैसे लिखते। मंटो ने खुद एक मिस राजो बेगम फरिया, उनका छोटा सा उपन्यास जैसा है, उसकी भूमिका में लिखा है कि मैं तो शांति में लिख ही नहीं सकता, तो हम तो मतलब को शोर में ही लिखते हैं। अगर रेडियो नहीं बजता रहेगा और बच्चा रोता नहीं रहेगा, तो अगर नहीं रोता है तो उसका अपनी भाषा में, मजाकिया भाषा में उनका, मैं तो उसका कान ऐंठ देता हूँ। और जब तो रेडियो का आपने स्विच ऐंठा और उधर बच्चे का कान ऐंठा और पता चला चिल्ल कौन शुरू का, तब मेरा मूड बनता है लिखने का। तो वो लिखते थे। जैसे वो किसी, उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो एडिटर के पास गए, तब पहले नकद भुगतान होता था कि एडिटर के पास आप गए, आपने कहा कि भाई मुझे कुछ पैसे वैसे लाओ, बड़ी ज़रूरत है, दूसरे का कहानी लाओ। तो एडिटर भी समझता था अब ये आ गया, अब इसको ज़रूरत है, अब दे ही देगा कहानी। नहीं तो मंटो थे भाई, नहीं देंगे, अगर पैसे होते तो न देते। तो एडिटर कहता था कहानी लिख के लाओ तब पैसे दूंगा। तो मंटो क्या करते थे कि चाय खाने में बैठ जाते थे, जहाँ बड़ होती नहीं, जैसे कोई बहुत सारे मतलब कीट मच्छर जो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं ऐसी आवाज़ आती है, तो वो बोलते उसी में वो कहानी लिखे और ले गए। 20 रुपया ले आए या 50 रुपया, जो उस समय में यही, और काफ़ी अच्छी राशि होती थी, तो ले आते थे जो है वो। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी थे, जैसे श्रीलाल शुक्ल लिखने के लिए उनको बड़ा एकांत चाहिए था, तो कभी पहाड़ पर चले जाते थे वो लिखने। तो उनका ये कहना था कि जो पहला ड्राफ्ट, जो मतलब शुरू के 50-60 पेज, जो जिसमें एक रचना अपनी भाषा अर्जित करती है, अपना शिल्प अर्जित करती है, कहा उसके लिए मुझे घोर एकांत चाहिए। तो उनको एकांत नहीं मिलता था, तो वो अपनी कार में ही बैठ करके, जैसे एक उपन्यास के शायद पहला पड़ाव के कुछ पन्ने उन्होंने, जो लखनऊ में ये ला मार्टिनियर स्कूल है, तो उसकी फील्ड में शाम को गए, स्कूल तो बंद हो जाता था, उसकी बड़ी लंबी फील्ड थी, तो फील्ड में सन्नाटा होता था, तो वहाँ जा कर के वो लिखने लगते थे जो है वो। और राग दरबारी उपन्यास, वो कार्ल्टन होटल के में वो अपना शराब वराब मंगाते थे और पी भी रहे हैं, और वहीं पर जो होटल का एक आता है ना, पेन रहता है, एक नोटबुक सी देता है का, उस पर उन्होंने लिखे। तो ये तरीके होते हैं, कोई शोरगुल में, कोई गुर्बत में लिख पाता है, कोई जब तक पॉकेट में पैसे हों, इत्मीनान हो, तब लिख पाता है। तो ऐसे हमारे
लेखक थे। अब कंटेंट पर भी आते हैं, बहुत सारे लेखक रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लेखक लिखने के लिए जो है वो फील्ड में जाते हैं, रिसर्च करते हैं। बहुत सारे लेखक होते कहते हैं रिसर्च करते ही तो गड़बड़ हो जाती है चीज़ जो है वो। आप जो रिसर्च से प्राप्त हुआ फिर आप बंध जाते हो। रिसर्च हमेशा कला की दुनिया में, ऐसा नहीं कर रहा, आप इसमें सब शोध छात्र ही हैं और शोध करा भी रहे हैं हमारे गुरुजन। मैं कोई रिसर्च विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा। मेरा कहने का आशय ये है कि एक स्कूल ऐसा है कि रिसर्च वो मानता है कि भाई शोध, जो आंकड़े, जो डाटा आपने इकट्ठे किए वो आपको बांध भी देता है, आपकी कल्पनाशीलता को बांध देता है। एक स्कूल लेखन में ऐसा भी है जो कहता है हमें हूबहू, यानी हमें कई बार वो किरदार की तलाश में वो समाज में जाता है कि भाई मुझे एक ऐसा किरदार ढूंढना है, देख लिया तो उसका उठना बोलना और कॉपी करता है, वो फिर उसको अपनी रचना में रख करके किरदार खड़ा करता है। लेकिन दुनिया में इस पर एक लंबी, राजकुमार जी तो विद्वान व्यक्ति हैं, ये और संजय जी खूब पढ़े हैं, तो ये लोग तो ज़्यादा अच्छी तरह ये इसको बता पाएंगे। लेकिन मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि ये जो हूबहूपन का स्कूल है, ये यानी 2 दूनी 4 का, तो जब भी एक उच्चतर अवस्था में आप जाते हैं तो यथार्थ का जो कॉपी करना जिसे कहते हैं, कॉपी पेस्ट जो है, वो एक अधम, मतलब मेरी नज़र में मुझे आकर्षित नहीं करती है वो रचना प्रक्रिया जिसमें यथार्थ को हूबहू कॉपी पेस्ट वाली पद्धति से लिखा जाए जो है वो। तो क्या करना होगा उसमें, वो क्या, उससे दिक्कत क्या होती है? आप दुनिया में किसी भी कला में जाइए, जैसे अंक गणित जो सबसे पहली सीढ़ी होती है, तो अंक गणित 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 इस तरह से होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे बीज गणित में जाते हैं, ज्योमेट्री में जाते हैं, जो ज़्यादा उच्चतर ज्ञान है, वो तो पहली क्लास से ही पढ़ाना आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आगे आप मैथ में जाएंगे तो आपको एक बीज गणित आपको सीखना होगा, जिसमें आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, कॉमन सेंस से नहीं समझ में आएगा। फिर एक ज्योमेट्री होती है, तमाम बिल्डिंगें हैं, तमाम जो स्थापत्य हैं बिना ज्योमेट्री के संभव नहीं है, जो केवल अंक गणित से संभव नहीं है। तो ऐसे जो यथार्थ को यथार्थ की शक्ल में पेश करना, 2 दूनी 4 की शक्ल में पेश करना जो है वो एक प्राथमिक अवस्था है। उच्चतर कलाएं, जब उसी अपनी ही विधा में आप जब उच्चतर स्थिति में आप जाना चाहते हैं तो आपको जो उसका साकार रूप है, जो उसका सगुण रूप है, उसमें कुछ बदलाव आपको करना ही पड़ेगा। जैसे दुनिया का एक बड़ा महानतम उपन्यास, एक महान लेखक ओरहान पामुक का उपन्यास है माय नेम इज़ ब्लैक। उसमें 2 चित्रकला के स्कूल हैं। वो स्कूल क्या हैं, जब आप लोग उबिएगा थोड़ा कुछ बताए, मतलब दिख जाना चाहिए मुझे क्यों हो रहे हैं, तो मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँगा। लेकिन फिर भी अभी तो थोड़ा समय है। तो उसमें ये कहा जाता है कि 2 स्कूल पेंटिंग के थे। खत्ताद उसे बोलते थे, जो बनाते थे तमाम कहानियों को चित्रों से वो कहते थे जो है। तो उसमें एक स्कूल ये था पोर्ट्रेट का। पोर्ट्रेट का स्कूल ये था कि भाई नीरज जी बैठे हैं, इनका बना दिया उसने जो है राजा के जीवन के वृत्तांत, बादशाह का जो है वो उसी तरह बना दिया। एक स्कूल कहता था कि ये तो चूंकि वहाँ बहुत पहले की कहानी उसमें है, तो उसका वो कहता था ये तो खुदा की जो सृष्टि है उसमें हस्तक्षेप, आप खुदा से बड़े थोड़ा बना लोगे बेहतर जो है वो। खुदा ने अगर एक परिंदा बना दिया है तो आप कितना भी परिंदे को आपके पास हुनर हो, आपके पास रंगने की तमीज हो, रेखा लाइंस बनाने का अकल हो आपके पास, आप उसके नेचुरल उससे नहीं बना सकते हो जो है। तो उसकी सृष्टि में, उसकी सृष्टि को आप, ये गुस्ताखी है एक कलाकार की दुनिया में जो है। तो उसमें फिर आता है कि क्या है, तो कहता है कि इसीलिए आपको
अपनी भीतर की आंख से वो एक चित्र बनाइए, यानी जो पेड़ है या परिंदा है या कोई कैरेक्टर किरदार है, उसको अपने अंतस से आप बनाइए जो है। और जो सबसे बड़ा उनका कलाकार था, नाम भूल रहा हूँ, एफ से नाम था उसका कुछ, तो वो कहता है अपनी आंखें फोड़ लेता है, कहता है कि, और ये एक कल्पना है, मतलब ये हकीकत भी होगी हिस्ट्री में, लेकिन मतलब जो ओरहान पामुक ने उसमें लिखा कि वो अपनी आंखें फोड़ लेता है। बहुत सारे लोग जब वो सिद्धि की अवस्था में पहुंचते थे, जब उनसे अभिव्यक्ति सध जाती थी पूरी, तब वो कहते थे कि नहीं, इसको हमें अपनी भीतरी आंख से हमें जो दिखेगा वो लिखेंगे। तो भीतरी आंख से ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ दिख जाएगा जो आप देखे नहीं हो। जैसे हिंदी के एक बड़े श्रेष्ठ कवि, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ थे कमलेश जी एक बार इलाहाबाद आए, तो मैं गया था, मैं मिलने, बड़ा आकर्षण था उनका, बड़ा नाम था, तो मैं उनसे मिलने गया। रविंद्र कालिया जी के मित्र थे वो, उन्हीं के साथ मैं भी चला गया। उनका कमलेश जी क्या जा रहे हैं, चलो गया, मैं कहा चलिए। तो गया, तो उन्होंने, कमलेश जी आए थे, बहुत तरह तरह के काम करते थे, और कभी अभी होने के बावजूद वहाँ वो किसी एक रानी साहिबा का मकान खाली कराने आए थे। तो है वो उनका अपना दूसरा पक्ष था। तो मैंने उनसे दो बात होने लगी। उन्होंने कहा देखिए ये जो हमारे यहाँ पुरानी बहस है कि वस्तु पहले या वस्तु का प्रत्यय पहले जो है, तो भौतिकवादी लोग मानते हैं कि भाई ये वस्तु है, ये किताब है, किताब जब आप रहेगी तब उसका विचार मन में आपके आएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देखिए चीज़ें पहले अस्तित्व में आती हैं। उन्होंने कहा, हमने कहा कैसे आती हैं, पूछा तो अच्छा तब थोड़ा नया था, तो मार्क्सवाद भी उसमें आस्था भी तो भिड़ने का बड़ा जैसे लहू वाले मारता रहता था, अब वो भिड़ गया। तो हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि देखो क्या है, हमने कहा ऐसा तो नहीं होता। कहा नहीं, देखो तुम कभी कभी आकाश को देखते हो तो आपको बादल देखते हो, तुम्हें लगेगा बादल में कोई आकृति है, कोई ऊंट दिखने लगेगा तुम्हें, कभी कोई औरत दिखने लगेगी बादल में, या ऐसे ही कभी तुम बैठे हो तो दीवार की तरफ देखो, कोई बच्चा दिखने लगेगा। वो होता तो नहीं है लेकिन वहाँ है वो। हमने कहा लेकिन कोई ऐसा जानवर तो नहीं दिखाई देता है जिसको हमने देखा ही ना हो, ऊँट ही दिखेगा, या हो सकता ये शुतुरमुर्ग दिख जाएगी, जो हमने चिड़ियाघर में, या आसपास बिल्ली दिखेगी, जो आसपास देखा मैंने वही, जो देखा हुआ है वो वही दिखेगा। तो खैर ये जीरा हुई उनसे जो है वो। तो बात ये हो रही थी कि मन की आंख से, तो ये एक कलाकार जो है वो ये बाहरी, तो जो वो मन की आंख से देखेगा, जो भीतर की आंख से देखेगा, जाहिर है वो कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जो वो नहीं देगी, उसका यथार्थ से विच्छिन्नता नहीं होगी, वो यथार्थ जुड़ा है। लेकिन मन की जो भीतरी आंख से देने से आपके इमेजिनेशन को, शायद मतलब उसका आज की भाषा में मैं कहूँ आपके दृष्टांत से कि उसके इमेजिनेशन से, आपकी इमेजिनेशन को वो बढ़ा देता है, जो जब आप उसे बहुपन से आप आज़ाद होते हो जो है, तो आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। और कल्पना और यथार्थ में, मैंने एक जगह एक कहानी में बल्कि लिखा था मैंने कि यथार्थ कोई मतलब भाव ये था कि मतलब कोई उसका एक लेखक के रूप में खुद मैं अपना बताना चाहता हूँ, मेरी इच्छा यही रहती है कि मैं अपनी रचनाओं में यथार्थ को कल्पना जैसा सुंदर या टटका बना सकूं जो है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी लगता है कि जो मेरी कल्पनाएं हैं वो यथार्थ जैसी हकीकत लगे जो है। एक लेखक के रूप में मेरा संघर्ष, मेरा आत्मसंघर्ष, यही मेरी जद्दोजहद होती है कि मेरा यथार्थ जो है वो कल्पना जैसा सम्मोहक हो, और मेरी कल्पनाएं जो हैं वो यथार्थ जैसी जो है वो खुरदुरी या कहें वास्तविक लगे जो है। इसी तरह जो मुझे पसंद आता है कि भाई भाषा, जैसे भाषा के बारे में आज जब मैं लिखता हूँ, मैं बताऊँ अपनी कुछ चीज़ें अपनी बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि भाषा को मान लिया जाता है कि भाई भाषा कोई अलग से उसकी सत्ता नहीं होती है जो है वो,
मुझे लगता है सत्ता होती है भाषा की जो है, चूँकि उसी चीज़ को एक आदमी दूसरी तरह से कहेगा, एक आदमी दूसरी तरह से कहेगा। और मुझे लगता है कि भाषा को, आपको बताऊं, जब मैं लिख लेता हूं कोई वाक्य, मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूं तो मैं उसका एक रीडिंग करता हूं जो है। तो मैं जब रीडिंग करता हूं तो रीडिंग में भी अर्थ पैदा होता है। या आप एक चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ दे उसके आरोह अवरोह में, तो उसमें एक कोई नवाचार है कि नहीं है, उसमें एक कोई संवेदना पैदा हो रही, या वो लीक तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। तो वो पढ़ने से, क्या पढ़ने से जो लय जन्मती है, जाहिर है कि ऐसा नहीं मुखर होकर पाठ करता हूँ, मन ही मन पढ़ता हूँ उसको। तो पढ़ने से जो एक बिटवीन द लाइन्स आप भरते हो, तो क्या वह उजागर हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ बहुत बार हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो शुरुआती स्कूलिंग में बार बार कहा जाता था कि शिल्प क्या है, असली प्रधानता विषय वस्तु की होती है, और विषय वस्तु अपने हिसाब से शिल्प ग्रहण कर लेगी जो है। मुझे लगता है इस चीज़ ने बहुत नुकसान किया जो है। जो एक तो उसने एक लेखक की जो, लेखकी व्यक्तित्व की जो अपनी इयत्ता होती है, जो उसकी स्वाधीनता होती है, या उसकी जो वैल्यू होती है, जो कीमत उसकी होती है एक लेखकी व्यक्तित्व की, उसके निजत्व की जो कीमत होती है, उसका अपहरण किया इस सिद्धांत ने जो है। भाई वही राम कथा जो है कालिदास भी लिखते हैं, वाल्मीकि भी लिखते हैं, कितने सारे लोगों ने दुनिया में, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, लेकिन वो कैसे अलग अलग हो जाती है, अलग अलग असर पैदा करती है। तो जाहिर है आप कह सकते हैं कि भाई वो अलग अलग विचारों के कारण अलग अलग असर पैदा करती है, ऐसा नहीं है। वो एक उसकी वजह से तो होता ही है कि भाई उनके विचार वाल्मीकि के कुछ थे, कुछ एंगल था, उनको रामकथा रचने का तुलसीदास का कुछ था, लेकिन वो अपने शिल्प के कारण, और क्षमा करें अगर असहमति हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिल्प हमेशा कथ्य ही शिल्प को आकार नहीं देता है। कई बार शिल्प ही आपके कथ्य को आकार देता है, आपका उसकी दिशा निर्धारित करता है। एक शिल्प केवल यांत्रिक चीज नहीं है। जब तक हम शिल्प को मानेंगे कि वो एक यांत्रिक चीज है, वह भी एक सृजन है, शिल्प भी एक सृजन है। जब आप शिल्प पर काम करते हैं तो वो आपको शिल्प क्या है, वो आपको अप्रोच देता है, आपको बताता है कि आप कैसे देखें यथार्थ को जो है वो। ये होता है, उस प्रक्रिया में शिल्प भी बदलता है और यथार्थ भी बदलता है, तय होता है। दोनों एक दूसरे की दिशा तय करते हैं, एक स्वरूप तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को हम लोगों को ये मानना चाहिए कि उसका भी एक रोल होता है, शिल्प का भी एक रोल होता है जो है वो और कुछ होता है। तीसरी बात मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मतलब कहना चाहूँगा कि ये जैसे कई लेखक होते हैं कि वो प्लॉटिंग कर लेते हैं, उपन्यास हो या कहानी हो। मैं कथा साहित्य से जुड़ा हूँ तो मैं उसी के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो जैसे कोई प्लॉटिंग करते हैं जो है वो, मेरे तय ऐसा नहीं है। जैसे होता है, जैसे, और ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ वो कोई ख़राब काम करते हैं, वो बहुत अच्छा दुनिया के प्रेमचंद प्लॉटिंग करते थे और उन्होंने मतलब कि नाम तय कर लिए, इसके बाद यहाँ गया होरी, वहाँ गया, वहाँ मुलाकात, वो सीन डिवीज़न जिसे कहते हैं, फिल्म की भाषा में जिसे कहते हैं सीन डिवीज़न, सीन बना लिए तो आसानी भी होती है लिखने में जो है वो। लेकिन मेरे तय होता है कि एक जिसे कहते हैं कुछ भी तयशुदा, वो मेरे अपने व्यक्तित्व की खामी भी हो सकती है, लेकिन वो फिर मेरी लाइकिंग भी होती है कि आप कुछ भी तयशुदा नहीं होता है। मतलब जिसे कहते हैं एक पैराग्राफ ही अगले पैराग्राफ की को जन्म देता है जो है, और इस तरह मैं करता हूँ। तो तीसरी चीज़, चौथी चीज़, एक और चीज़ मेरे लिए मायने रखती है कि कोई रचना कोई एक वजह से श्रेष्ठ है, और वही रचना श्रेष्ठ है जिसका एक तत्व आप हटा दें फिर भी वो ग्रेट बनी रहे जो है, श्रेष्ठ बनी रहे। मसलन अगर कोई रचना अपने शिल्प के कारण, मान लीजिए बड़ा अभिनव नवाचार किया है शिल्प में, आप खींच लीजिए उसको, शिल्प को आप
एक अभिधा में ये एक सरल भाषा में, एक सरल शिल्प में आप कहिए, तो अगर वो रचना लुढ़क जाती है तो आप मानिए कि वो परफेक्ट रचना नहीं है। मुझे भी लगता है, मैं आजमाता हूँ अपने तहीं भी, कि अगर इसका मन ही आजमाता हूँ कि इसका ये हिस्सा कमजोर, ये कोई भाषा, एक चमकदार भाषा आपके पास है, आप उसको जरा एक इतिवृत्तात्मक गद्य में आप कह दीजिए जो है। आप निर्मल वर्मा की चीज़ों को अगर आप मान लीजिए उसकी भाषा से, भाषा को एक बहुत सामान्य भाषा में आप कह दें, तो क्या उसका नंबर बहुत ज़्यादा घट जाएगा या थोड़ा ही घटेगा? लेकिन आप रेणु के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप रेणु का जो लालित्य है, जो उनकी भाषा का लालित्य, वो बहुत महान शक्ति उनकी है मैला आंचल की, लेकिन आप खींच दीजिए उसको, अलग कर दीजिए, आप उसको प्रेमचंद की भी भाषा में आप लिख दीजिए, तब भी वो रचना खड़ी रहेगी, वो ग्रेट बनी रहेगी। आप झूठा सच का जो पूरा झूठा सच दोनों वॉल्यूम, लेकिन अगर एक भाग को भी अगर आप ले लें तो आप हटा दीजिए उसकी कोई चीज़ जो है, उसका वर्णन हटा दीजिए, लेकिन फिर भी वो एक महान उपन्यास बना रहेगा। तो एक रचना मुझे लगता है अगर अनेक कारणों से वो बेहतरीन बन रही है, तभी वो बेहतरीन रचना होती है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होती है। तो लेकिन एक संघर्ष है, बहुत बार मैं सोचता हूँ, करता हूँ, कितना कर पाता हूँ, कितना नहीं कर पाता हूँ। कई बार खुद ही अपना सबसे बड़ा निंदक हो जाता हूँ, फिर लिखता हूँ। बस मेहनत से, मैं मेहनती हूँ, अगर मतलब जिसे कह सकते हैं क्षोभ, एक क्षोभ की भावना बनी रहती है, और एक क्षोभ और असंतोष जो है हमेशा आपसे कुछ बेहतर करने के लिए आपको शक्ति देती रहती है। काफ़ी समय ले लिया, मुझे तो खुद तो पता नहीं चला, बोलता रहा, अभी बहुत बातें थी, लेकिन फिलहाल इतना ही। और फिर से एक बार